नाज़रीन आदाब, हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में मैं हिना ज़ुबैर आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आम इंतखाबात फैसला कुन मरहले में हैं। 19 मई को आखिरी मरहले की वोटिंग होना है और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर उरूज पर है। सियासी पार्टियों की अगर बात करें तो सियासी पार्टियां चुनावी सरगर्मियों में मसरूफ नजर आ रही हैं और इस सब के बीच बयानात का सिलसिला भी जारी है। मणिशंकर अय्यर अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उधर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपोजिशन के लोग मुझे हर दिन गाली देते हैं, लेकिन गाली का जवाब मुल्क के अवाम वोट करके देंगे। वहीं राहुल ने कहा कि नोटबंदी ने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया और हर दिन 27,000 नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। उधर कमल हासन के बयान को लेकर उनकी रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी में इजाफा भी कर दिया गया है। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में हम रोज बरोज होने वाली इलेक्शन की सरगर्मियों से आपको रूबरू करवाते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। मणिशंकर अय्यर अपने पुराने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल उन्होंने 2017 में नीच आदमी वाला बयान दिया था, जिस पर उनकी खूब सुबकी भी हुई थी। उन्हें कांग्रेस ने मुअत्तल भी कर दिया था। अब मणिशंकर अय्यर ने इसी बयान का तस्करा अपने कॉलम में किया। उन्होंने हालिया तशहीरी मुहिम के दौरान पीएम के बयानों का हवाला दिया और कहा कि याद है मैंने 2017 में क्या कहा था। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने सही नहीं कहा था। 2017 में गुजरात असेंबली इंतखाबात के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच आदमी कहा था। जब वो डिस्टॉर्ट करते हैं उसको दिखाती है। अब 7 दिसंबर 2017 को मैंने आप ही के चैनल को ANI को एक पूरा जवाब दिया था उनके सवाल के बारे में, लेकिन उसमें एक शब्द को लेकर और उसके साथ एक और शब्द जोड़कर जिसको कि मैंने बोला ही नहीं था, वो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया और उसी को आप दिखाते रहते हैं। अब मैं जानता हूं कि ANI कोई चैनल नहीं है, इतना ज्ञान मुझको भी है, लेकिन जो आप पेश करते हैं सारे चैनल्स को, वो सारा मुकम्मल तौर पर कोई चैनल नहीं लेता। कोई एक पंक्ति एक शब्द ले लेते हैं और बार बार उसको दिखाते हैं। तो गोबल्स ने कोई 100 साल पहले बताया था हमें कि एक झूठ जब बोला जाता है उसका कोई असर नहीं रहता, लेकिन आप बार बार उसी बड़े झूठ को बोलते रहो तो तब उसको सत्य समझा जाता है। तो इस प्रिंसिपल पर, इस सिद्धांत पर चंद हमारे टीवी चैनल्स हैं, अपना काम करते हैं, उनको बहुत प्रोत्साहन मिलता है उनसे जिनको कि फ़ायदा मिलता है इससे, और जो हम जैसे मासूम लोगों की बात है वो मुकम्मल तौर पर नहीं दिखाया जाता। आप लोगों के हाथ में कैमरा ही नहीं है, कैंची भी है, और कैंची का बड़ा इस्तेमाल होता है, कैमरा का बहुत कम। वहीं बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर के मौक़िफ़ की मज़म्मत की है। बीजेपी का कहना है कि बयान पर पहले नादिम हो चुके हैं मणिशंकर अय्यर और अब इसी बयान को सही भी ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि हमने जो 2017 में नीच करके प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया था, नीच आदमी करके, वो बहुत अच्छी भविष्यवाणी थी। मतलब आज वो 2017 की टिप्पणी को फिर एक बार दोहरा रहे हैं। उस समय चुनावों के आज में उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मैं दक्षिण भारत के होने के कारण मेरे हिंदी समझ नहीं आती है, मैंने गलत बोल दिया, मैं माफ़ी चाहता हूं। और तब कांग्रेस ने भी उनके ऊपर कार्रवाई करने का नाटक किया था और उनके सस्पेंशन को वापस ले लिया 2018 में। फिर एक बार गाली देने निकले मणिशंकर अय्यर। तो मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रियंका वाड्रा, ये सब वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के ऊपर निजी टिप्पणी, आरोप। ये किस तरह की भाषा है? कांग्रेस के नेता चुनाव के मैदान में इस तरह की भाषा बोलेंगे? मणिशंकर अय्यर हो या प्रियंका गांधी हो जो कायर कह रही हैं, सैम पित्रोदा अलग तरह के बयान दे रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अलग तरह का बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को गाली गलौज में यकीन है, उसको लोकतंत्र में यकीन नहीं है, न लोकतांत्रिक प्रणाली में यकीन है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने
अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन मुझे हर दिन गाली देता है, लेकिन इसका जवाब अवाम ही देगा। इसी समर्थन का परिणाम है कि महामिलावट वाले सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सारे एक ही काम में जुट गए हैं, मोदी को गाली दो, गाली दो, गाली दो। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मोदी के लिए उनके मुंह से गाली नहीं निकलती है। ये 6 चरणों के चुनाव के बाद के माहौल की बौखलाहट है। हार की हताशा साफ साफ दिख रही है। भाइयों और बहनों, मैं इनकी गालियों को उपहार मानता हूं। इनकी गालियों का जवाब मोदी को नहीं देना पड़ेगा, ये जनता जनार्दन। और मणिशंकर अय्यर के नीच वाले बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी गाली देने में मुकाबला कर रही है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने अपने नीच वाले बयान का बचाव किया है, कैसे देखते हैं इसे? देखो, कांग्रेस पार्टी तो गाली के मवालियों की महफिल है और इस गाली के मवालियों की महफिल में एक से एक लांसर और फ्रीलांसर्स दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से पूरे इस 5 सालों में, इस चुनाव तो छोड़ दीजिए, 5 सालों में झूठ का झोला और गाली का गोला लेकर के कांग्रेस पार्टी मोदी जी पर हमले करती रही और हर हमला उनका नाकाम हुआ। तो कांग्रेस पार्टी को एक बात समझ लेना चाहिए कि फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों से हमले नहीं होते। और आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी के पास न नीति है, न कार्यक्रम है, न मुद्दे हैं। एक ही कार्यक्रम, एक सूत्री कार्यक्रम है, वो मोदी जी को गाली बक्को। और वही नहीं, उसमें एक कंपटीशन चल रहा है कि गाली का सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन होगा। उस गैंगस्टर बनने में कहीं ममता बनर्जी साहिबा कंपटीशन में लगी हैं, मायावती जी कंपटीशन में लगी हुई हैं, प्रियंका जी लगी हुई हैं, राहुल गांधी जी लगे। वो एक लंबी श्रृंखला हो गई है उसमें कि गाली गैंग का गैंगस्टर हम। इन तमाम गाली गैंग के गैंगस्टर को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है, इस तरह से एहसास है कि 23 तारीख को जो चुनाव के फैसले जनता करने वाली है, उनके सूपड़े साफ होंगे। हाँ सर, इसके साथ साथ बात करें सर, कल हमने देखा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को बंगाल में रैली करने की इजाज़त नहीं मिली, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त नहीं मिली। अब स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ को भी इजाज़त नहीं मिल रही है। साथ ही साथ ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व पर भी सवाल खड़े कर रही है। देखो, हार की हताशा में कुछ भी हो सकता है। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप प्रधानमंत्री जी की सभाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की सभाओं को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आप हमारे और नेताओं के कार्यक्रमों को अनुमति न दें, चॉपर्स न उतरने दें, तो ये सारी की सारी चीज़ें इस बात का प्रमाण और इस बात का प्रतीक है कि ज़मीन पूरी तरह से हिल चुकी है, खिसक चुकी है तृणमूल कांग्रेस की। हाँ सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा मैं कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कई पर्सनल अटैक किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। देखिए, मोदी जी के विरोधी जितने लोग हैं, हमें लगता है कि उनकी ज़बान पूरी तरह से शुगर फ्री हो गई है। और अरे कम से कम ज़बान में लोग कहते हैं थोड़ी मिठास रहनी चाहिए। अगर कंप्लीट शुगर फ्री हो गई है तो इसी तरह की कड़वी भाषा, इसी तरह की गलत भाषा, इसी तरह की गंदी भाषा दिखाई पड़ेगी। और गाली की डिक्शनरी भी शर्मिंदा हो रही है जिस तरह की भाषा ये लोग बोल रहे हैं। बहुत धन्यवाद। कैप्टन दीपक बिस्ट के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नीमच में अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि नोटबंदी ने मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया। बेरोजगारी की समस्या, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में। आज 27,000 युवा 24 घंटे में रोजगार खो रहे हैं। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ मंदसौर में किसानों को गोली मारी जाती है। किसान
रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने, बघेल जी ने, गेहलोत जी ने कर्जा माफ किया। कमलनाथ जी ने मुझे दिखाया, सेल फोन पे दिखाया, शिवराज चौहान जी के 2 परिवार के लोगों का। दिखाइए दिखाइए कमलनाथ जी, दिखा दीजिए, ये देखिए, ये देखिए, रोहित सिंह जी, निरंजन सिंह जी, ये देख लीजिए शिवराज चौहान जी, ये आपके परिवार के लोगों का कर्जा माफ कांग्रेस पार्टी ने किया। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये आपके रिश्तेदारों के सिग्नेचर हैं, ये फॉर्म है। चौकीदार चोर है और जहां जाता है झूठ बोलता है। बेरोजगार युवाओं को चोट पहुंचाई, छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, स्मॉल बिजनेस वालों को नष्ट किया। बिना किसी से पूछे नोटबंदी कर दी, गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया। हिंदू दहशतगर्द वाले बयान के बाद कमल हासन की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एहतियातन सिक्योरिटी बढ़ाई गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। कमल हासन ने एक रैली के दौरान नाथुराम गोडसे को आजाद हिंदुस्तान का पहला हिंदू दहशतगर्द बताया था। इसके बाद मुख्तलिफ गोशों से उनके इस बयान की सख्त मजम्मत की गई है। और इसी मामले पर एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जिसने बाबा कौम का कत्ल किया उसे दहशतगर्द अगर नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। गांधी को मारा, जिसने फादर ऑफ नेशन जिसको हम मानते हैं, उसको क्या बोलेंगे? महात्मा बोलेंगे या राक्षस बोलेंगे? उसको टेररिस्ट बोलेंगे या असैसिन बोलेंगे? जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोली चलाई, जो कॉन्स्पिरेटर है, और फिर जो कपूर कमीशन में जिसके बारे में रोल प्रूफ होगा कि वो भी कॉन्स्पिरेटर थे, उनको क्या बोलेंगे आप? उनको महान आदमी बोलेंगे या नीच बोलेंगे? उनको टेररिस्ट बोलना पड़ेगा। वो टेररिस्ट ही हैं। नहीं, वो सब वो मेरे को नहीं मालूम। मैं आपको इतना ये कह सकता हूँ कि जिसने महात्मा गांधी के सीने में गोलियां मारी और जिनको सज़ा हुई और कपूर कमीशन में जिन पर कॉन्स्पिरेसी का एंगल साबित हुआ, वो तमाम के तमाम टेररिस्ट हैं। जो इसने बापू को मारा उनको टेररिस्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? उनको क्या फूल पहनाएंगे? आम इंतखाबात के 6 मरहले हो चुके हैं। 7वें यानी आखिरी मरहले का इंतजार है, बेसब्री से है। आखिरी मरहले में 19 तारीख को वोटिंग की जाएगी। सियासत किसके सर पर ताज रखेगी ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। ताहम बशमूल वज़ीर आज़म लीडरों ने दस्तूरी कदरों का जो मजाक उड़ाया है वो काबिले अफसोस जरूर है। आपको दिखाते हैं लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट। 6 मरहले गुजरने के बाद हर जमात अपनी दावेदारी मजबूत बता रही है। कोई कहता है कि मोदी चले जाएंगे तो कोई कहता है कि एक बार फिर ताजपोशी मोदी की ही की जाएगी। अपनी पूरी उम्र सियासत की नजर कर देने वाले मारूफ लीडर अमीर हैदर कहते हैं कि मजमूई तौर पर इलेक्शन में जमहूरी और दस्तूरी कदरों को पामाल किया गया है और इसमें बीजेपी भले ही पेश रही हो, लेकिन दूसरी जमातों के कई लीडरों ने भी उसूलों का लिहाज नहीं रखा। साथ ही जो रोल मुस्लिम तबके ने अदा किया है उसकी भी कोई दूसरी मिसाल नहीं। मुस्लिम तबके का सब्र तहम्मुल और सियासी शऊर इस कौम की बेदारी का पता देता है। मैं घर का बड़ा हूँ, मैं गाली बकूंगा तो लड़के और ज़्यादा बड़ी होने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जर्सी गाए हो, ये वो शायद कितनी उल्टी सीधी बात है। जब प्रधानमंत्री करेगा तो नीचे लेवल वाले और ज़्यादा तो इलेक्शन में लेवल गिरा है गाली गलौज का, जबकि मैं इसका बिल्कुल मैं लड़ाई का उसका कायल था कि उसूली लड़ाई लड़िए, ये नंबर 1। नंबर दूसरी चीज़ मुझे देखने वाली है, मैं ख़ास तौर से मुसलमानों को अब की मरते मुबारकबाद के मुस्तहक समझता हूँ। आम तौर से मेरी लाइफ में ये देखने को मिला है, ज़रा से एक मामला होता था, कांग्रेस जो सरकार रही है इतने दिन, कि एक मामला होता था मुसलमान रिएक्ट करता था, फ़ौरन निकल पड़ता था, हिंदू मुस्लिम फसाद, बड़े बड़े फसाद होते थे। लेकिन अब की ये हुआ, अखलाक
ऐसे कितने वाक़यात हुए हैं जिसमें आप जानते हैं कि मुसलमानों ने रिएक्ट नहीं किया। मेरे हिसाब से शायद शऊर आ गया है उनको, और उन्होंने सोचा कि सबसे बेहतरीन मुकाबला करने का जरिया जो है वोट है हमारा। मुस्लिम वोट बैंक तकसीम तो इस बार भी हुआ है और बीजेपी समेत सभी जमातों में गया है। तहाँ मुस्लिम तबके के लोग यही मानते हैं कि इस बार मुसलमानों ने अंधे होकर नहीं बल्कि सियासी दानिशमंदी के साथ फिरका परस्त उम्मीदवारों के खिलाफ अच्छे उम्मीदवार के लिए वोट किया है। हिंदुस्तान की जनता चाहे जिस वर्ग की हो, जिस समुदाय की हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे ओबीसी हो, हर किसी के दिल में गुस्सा था। उनको ये जो वादे करके आए थे नरेंद्र मोदी साहब, बड़े बड़े वादे किए, तो सारे वादे जो हैं वादा खिलाफी की है। लोगों के दिल में गुस्सा है, वो सब एकजुट होकर के नरेंद्र मोदी साहब की जो फर्जी चौकीदारों की जो चौकियां हैं, जैसे हमारे अखिलेश जी बार बार कहते हैं, वो बटन दबा दबा कर उन चौकियों को छीन रहे हैं। और आप देखिएगा 23 को जो रिजल्ट आएगा, भाजपा 100 से भी कम में सिमट कर रह जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। फैजान खिदवाई का ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है तो बीजेपी की मुखालिफत उनकी सियासी मजबूरी है। ताहम ये भी महसूस होता है कि फैजान कुछ ज्यादा ही खुशफहमी में मुब्तला है। इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जहां मौलाना आगा रूही, मौलाना कल्बे जवाद, मौलाना हमीदुल हसन और मौलाना अली हुसैन कुम्मी जैसे लोग बीजेपी की हिमायत का ऐलान कर रहे हों और मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, मुखल नवाब, वसीम रिजवी, मोहसिन रजा और शफात हुसैन जैसे लोग बीजेपी को जिताने के लिए शबो रोज एक कर रहे हों, वहाँ ये दावा कि मुस्लिम वोट तकसीम नहीं हुआ है बेमायने सा मालूम होता है। अब लोगों को 7वें मरहले और इसके बाद 23 मई का इंतजार है, जब मुल्क की सियासी तकदीर का फैसला सामने आ जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए लखनऊ से तारिक अहमद की रिपोर्ट। पटना साहब में इस बार मुकाबला काफी टक्कर का माना जा रहा है, कांटे का माना जा रहा है। एक जानिब जहां रविशंकर प्रसाद हैं तो दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा हैं और दोनों उम्मीदवारों को अपनी अपनी जीत का पूरा भरोसा भी है। एक रिपोर्ट। पटना साहिब से बीजेपी ने अपने सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा का टिकट काटकर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद को मैदान में उतारा है। गुज़िश्ता 35 दिनों में रविशंकर प्रसाद करीब 200 आवामी रैलियां कर चुके हैं। रविशंकर प्रसाद अपनी जीत को लेकर मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। ये पटना की दोनों प्रतिष्ठाजनक सीट पर इतने ऐतिहासिक बहुमत से जिताए कि पूरे हिंदुस्तान में पटना का डंका बजना चाहिए कि क्या पाटलिपुत्रा, क्या पटना साहब देश में रिकॉर्ड पैदा किया। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला रविशंकर प्रसाद से है। शत्रुघ्न सिन्हा पटना में लोगों के बीच अपना अलग रसूख रखते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर उनके साथ नजर नहीं आता। उधर शत्रुघ्न सिन्हा मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते नजर आते हैं। पूरे देश में अगर पिछली बार तथाकथित मोदी लहर चल रहा था तो यकीन मानिए इस वक्त इस घड़ी में, परिवर्तन की घड़ी में मोदी कहर दिखाई पड़ रहा है। मोदी का कहर चारों तरफ और लोग त्रस्त हैं और ग्रस्त हैं। पटना की दूसरी अहम सीट पाटलिपुत्र है, जहां मरकजी वजीर राम कृपाल यादव का मुकाबला लालू की बेटी मीसा भारती से है। ये परिवार पार्टी नहीं है, ये परिवार पार्टी नहीं है, ये जनता की पार्टी है। और परिवार पार्टी को पिछले बार भी शिकस्त देने का पाटलिपुत्रा की जनता ने किया था, इस बार भी परिवार पार्टी को शिकस्त देने का काम करेगा। बहरहाल पटना साहिब और पाटलिपुत्र से कौन चुनाव जीतेगा, इसका फैसला तो इलाके के लोग वोटिंग के जरिए करेंगे, लेकिन इन दोनों सीटों पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।